बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वेलकम कहेंगे एमजेएच में। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और पाकिस्तानियों, सबसे आज की मज़ेदार खबर होगी जिसका आगाज़ हम करेंगे चाइना की उस प्लानिंग से जिसमें उसने भारत को गर्दन से दबोचने का प्लान कर लिया है। भारत प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान को पकड़ने की, लेकिन उसको शायद पता नहीं है कि हमारे दोस्त इस खित्ते में मौजूद हैं और इस खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और इस वक्त तो डंका बज रहा है पाकिस्तान की कामयाबियों का, जीत का, जश्न का। तो वो सारी बातें भी आपके साथ आज के प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज ऑफिशियली फाइनली यौम मार्का हक 10 मई को जो पाकिस्तान ने ये मार्का जीता है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी, पाक फौज की इज्जत में इजाफा किया। जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान का दिफा किया है, उस पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस पे भी बात करेंगे। कुछ अहमकाना बोंगियां सामने आ रही हैं, चाहे वजीर दिफा हों भारत के राजनाथ सिंह, उनके वजीर खारजा हों जयशंकर, या फिर उनके ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल्स जो कि पहलगाम वाक़े के हवाले से बड़े चौंका देने वाली बातें कर रहे हैं। ये भी आपके सामने रखेंगे। अपनी तरफ से नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होगी, उन्हीं की जुबान से कहे हुए अल्फाज आप तक पहुंचाएंगे। और फिर आखिर में जायजा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता के दौरे का, जिसमें वो कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसको कहते हैं ना, आ जाके उनकी सुई अड़ जाती है भारत के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। वो नरेंद्र मोदी जो अपना बेस्ट फ्रेंड क्लेम करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, किस किस तरह से वो चपेड़े मार रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनके फैसलों को। ये भी कुछ दिलचस्प खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हैं। कुछ अफसोसनाक पहलू भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता के इस दौरे के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज कर लेते हैं जनाब। चीन की प्लानिंग से बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है। एक तो वो जो इलाका है लद्दाख वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला, उस साइड पे तो ये टेंशन चलती रहती है। कुछ चीज़ों को इंडिया क्लेम करता है, कुछ चीज़ों को चाइना क्लेम करता है। एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बनने जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ, उस पर भी हम आपको तफसील से फैक्ट्स बताएंगे कि वो कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन अभी जो एक पेशरफ्त हुई नाज़रीन, ऑफर की थी, एक प्रपोजल भेजा था बांग्लादेश ने। आपको पता है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश की जो नई हुकूमत है उसकी सोच बहुत ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने की रास्ते अब खुलने लग चुके हैं। लेकिन जो दिलचस्प खबर आपके साथ हम आज शेयर कर रहे हैं वो ये कि एक ऐसा इलाका है नाज़रीन जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल है और दरमियान से भारत का रास्ता निकलता है। उसे चिकन नेक भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सी अहम 7 लगभग ऐसी रियासतें हैं जो कि इस चिकन नेक से गुजर के भारत की जाती हैं। और उससे 20 किलोमीटर के फासले पे बांग्लादेश ने ये प्रपोजल चाइना के पास भेजा है कि आप अपना एयरबेस यहाँ पे बनाइए। एक तो हमारे लिए भी फायदा मंद होगा, दूसरा अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि चाइनीज ऑफिशियल्स ने वहाँ पे विजिट किया है, उस इलाके का मुआयना किया है, और अगर ऐसा हो जाता है जनाब, तो ये मेरे ख्याल में भारत के लिए इससे बुरी खबर इस वक्त की नहीं हो सकती। कौन कौन सी उसकी रियासतें नाज़रीन इस चिकन नेक से गुजर के जाती हैं, मैप में जरा आप देख लीजिए इस इलाके की इंपॉर्टेंस, जो इसकी अहमियत है स्ट्रेटेजिकली भी, और मैप के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मोस्टली ऐसी स्टेट्स हैं नाज़रीन जहाँ पे कोई ना कोई तहरीक चलती रहती है रेजिस्टेंस की, और जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं वो पहले ही तंग हैं मोदी सरकार से, भारतीय गवर्नमेंट से। तो अगर यहाँ पे चाइनीज़ एयरबेस बन जाती है, उनकी चेक पोस्ट बन जाती है चंद ही किलोमीटर के फासले पे, तो एक एक एक्ट को न सिर्फ मॉनिटर करेंगे बल्कि जो नींदें हराम हो जाएंगी मोदी सरकार की, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये जल्द ही इस पर पेशरफ्त मुतवक्के है। प्रपोजल भी जा चुका है, इंस्पेक्शन भी हो चुकी है, और अब सिर्फ ये डिसाइड होना बाकी है कि इस पे अमलन काम कब शुरू होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही परेशान कुन हो सकती है। तो पाकिस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने जितने महाज खोले हुए हैं चारों तरफ, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, तो उन्होंने अपने चारों तरफ अपने दुश्मन पैदा कर लिए अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी हिमाकतों की वजह से। तो मेरे ख्याल में इनको किसी और से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। इनके लिए ये जो महाज है यही काफ़ी होगा। तो आने वाले दिनों में इस पर जो पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। खबर यह जनाब कि चीन ने बांग्लादेश के मुजवजा एयरबेस के मकाम का मुआयना कर लिया है, जो भारत के चिकन नेक के करीब वाक़ है। रंगपुर डिवीजन, ये जो बांग्लादेश का इलाका है, रंगपुर है जो बॉर्डर को टच करता है, दूसरी तरफ नेपाल भी है, और रंगपुर डिवीजन में मुजवजा
एयरबेस भारतीय सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर है। तो जनाब 20-21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की ये गेम है और ये टोटल जो चिकन नेक है इसका इलाका भी इतना है। ऐसे थोड़ी सी दूरी पे वो एयरबेस बनेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम उस खबर की तरफ। आज जिस तरह आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मनाया जाता है। दिन से 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। मज़ार कायद हो, मज़ार इकबाल हो, वहाँ पे फूल रखे जा रहे हैं, फातिहा खानी की जा रही है और सलामी पेश की जा रही है इन तमाम शख्सियात को जिन्होंने इस वतन पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया। साथ में उन शोहदा को भी भूला नहीं जा रहा, जितने भी निशाने हैदर पाने वाले शोहदा हैं, जितने भी इस रिसेंट जो मार्का था उसमें अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी पहुंचे हैं दिन में, उनकी रिहाइशगाह पे उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। जो शोहदा हैं उनके मज़ारों पे हाज़िरी का सिलसिला जारी है। तो ये बेसिकली पाकिस्तानियों को इस दिन को याद रखना है। ये सेलिब्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि नाज़रीन, जिस तरह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया था, 10 मई को पाकिस्तान ने रीबर्थ किया है। पाकिस्तानी कौम एक बार फिर से पैदा हुई है, क्योंकि जिस हमें तन्हाई का सामना था या पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए भारत की जो कोशिशें थी उस पर जिस तरह से पानी फेरा है, जिस तरह से अपनी सलाहियतों का, अपने दिफाई सलाहियतों का सिफारती सतह पे पाकिस्तानी कौम ने एकजहती का इजहार किया, ये सारी वो सेलिब्रेशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इनकी एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ में नाज़रीन, अगर दूसरी तरफ की बात की जाए, बॉर्डर के उस तरफ जो बौखलाहट है, सबसे पहले तो जो सवाल बनता था भारतीय अवाम का, भारतीय जनता का, भारतीय मीडिया का, उनके ऑफिशियल से पूछना, वो अब पूछा जा रहा है। अनफॉर्चुनेट ये बात है, लेकिन चलें शुक्र है कि पूछा तो जा रहा है। लेकिन उसका जवाब इंडियन ऑफिशियल क्या दे रहे हैं पहलगाम वाक़े के वाले से, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, 1.25-2 अरब अवाम को, एटॉमिक पावर्स को, उनकी जिंदगियों को दाव पे लगाया, क्या जवाब दिया उनके ऑफिशियल ने? पहले वो सुनिए। उसके बारे में उन्होंने बात किया। The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks. जी जनाब, तो आपने सुना, वो कहते हैं कि जी तहकीकात अभी चल रही हैं और जब भी कोई फैक्ट सामने आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सबसे पहले तो अब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं कोई ज़्यादा गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर नहीं सकता, दिल तो बहुत कुछ कर रहा है इस जवाब के बाद, लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछे कि जी आपने बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर कोई फाइंडिंग्स के, बग़ैर किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किए, आपने किस बुनियाद पे पाकिस्तान पे 5 मिनट में ये इल्ज़ाम धर दिया? हालांकि पहलगाम जिस जगह पे नाज़रीन वाक़ है उससे आधे घंटे की मुसाफत पे पुलिस स्टेशन है, चेक पोस्ट है, उनकी जो चौकी है या पुलिस स्टेशन है। और अगर आप पहुंचना चाहें उस जाए वक़ुआ पे जहाँ पे फायरिंग हुई थी या दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, तो उस पुलिस को, क्योंकि पक्की रोड नहीं है, आधा घंटा लगता है। लेकिन इस वाक़े के 5 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। तो ये सारा कुछ प्लान था, जिसमें उनकी आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें उनकी मकामी पुलिस, जिसमें उनकी मोदी सरकार, BJP, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं और ये जो स्क्रिप्ट था ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, इस वाक़े के बाद ये सुबकी तो हो रही है ना, तो वो अपने तैयारे गिरने का बता पा रहे हैं, जिसपे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि कामरा एयरबेस पहुंचे थे गुज़श्ता रोज़ भी जवानों के साथ यकजहती के लिए, उन्होंने कंफर्म किया कि जी पाकिस्तान की तरफ से उनके 6 फाइटर जेट्स गिराए गए, जिसमें से 3 राफेल थे, 1 SU था, 2 उसके अंदर गालिबन MiG-29 थे और एक और तैयार था। ये नहीं कि मजमूई तौर पे 6 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने उनके गिराए। जवाब में उनके जवाबी वार में पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरना तो दूर की बात, जिसको F-16 क्लेम कर रहे हैं कि जी F-16 इन्होंने इस्तेमाल किया, हमने वो गिरा दिया। पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया। झूठ देखें ऐसा कि जिसके पाँव ही नहीं है। और पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराना तो दूर की बात, एक मिसाइल फायर भी नहीं कर सका उनका कोई तैयारा, क्योंकि उसने जैम कर दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ उनके आपस की जो कन्वर्सेशन थी, पाकिस्तान के नुमाइंदगान, तर्जुमान जो थे एयरफोर्स के, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, उनकी तरफ से वो गुफ्तगू सुनाई गई कि पाकिस्तान उनके पायलट्स की आपस की जो गुफ्तगू है वो सुन रहे थे। तो पाकिस्तान उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे, उनके टारगेट्स को लॉक कर चुके थे और उनको बांध के मारा गया। ये पाकिस्तान सबूतों के साथ रख चुका है, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजनाथ सिंह जनाब वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं, वो दहशतगर्द मुल्क जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश होती है,
यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। कनाडा के अंदर सिख रहनुमा को मार दिया जाता है, उनकी असैसिनेशन कर दी जाती है। कनाडा की तरफ से दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, उनकी एजेंसियां इसके अंदर रॉ शामिल थी, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे सबूत पेश करती है। कतर नाज़रीन, वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसके अंदर 8 से 10 ऐसे हाजिर सर्विस रॉ के एजेंट्स पकड़े गए थे जो साल से उनकी हसास मालूमात तक रसाई हासिल किए हुए थे, जासूसी कर रहे थे, और उन्हें न सिर्फ बेनकाब किया गया बल्कि उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। फिर मिन्नतें तरलों के बाद सिफारतकारी की कोशिशों से उनकी सजाए मौत को तो रुकवा दिया गया, लेकिन अब भी वो उनकी कैद में मौजूद हैं। तो ये जो शर है सिर्फ इंडिया के हमसायों तक महदूद नहीं है। इंडिया के जो भारत के हमसाए हैं, मोदी सरकार के हमसाए हैं, सिर्फ वो ही उनके शर से परेशान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये चीज़ एक्नॉलेज्ड है। गुजरात के अंदर जो किया वो अमेरिका की अदालतों की तरफ से बुचर ऑफ गुजरात उसे कहा जाता है। तो ये लक़ब हमने नहीं दिए हुए, पूरी दुनिया इस हकीकत को जान चुकी है। राजनाथ सिंह की तरफ से क्या मशवरा दिया जा रहा है, क्या दरख्वास्त की जा रही है IAEA से कि जी पाकिस्तान की एटमी असासों को कब्जे में ले लिया जाए, वो भी सुनिए। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। जी जनाब, आपने राजनाथ सिंह की गुफ्तगू भी सुनी, जयशंकर साहब क्या फरमा रहे हैं जी, क्या बोंगियां मार रहे हैं, वो भी सुनिए और मुलाहिजा कीजिए इनकी अकल का कि क्या कहना चाह रहे हैं। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. जी जनाब, तो ये फरमा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से कबल पाकिस्तान को आगाह किया गया था, हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, तो पाकिस्तान भी आपको बता के आपके ऊपर एटॉमिक हमला कर दे, क्या एटम बम गिरा दे, तो क्या ये जायज़ होगा? किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर और इंडिपेंडेंट मुल्क के ऊपर क्या आप इस तरह से धावा बोल सकते हैं? आपने खुद को अमेरिका समझ लिया, हमें अफगानिस्तान समझ लिया, या खुद को इजराइल समझ लिया है, हमें खुदा न खास्ता पैलेस्टाइन समझ लिया है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मुश्किलात को दूर करे, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन ऐसी भूल अगर आपने माजी में करके देखी थी तो उसका भी आपको जवाब दिया था, अब करके देखिए उसका भी जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया, और अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा भयानक उसका नतीजा आपके लिए निकलेगा। ये बात समझ आ जानी चाहिए मोदी सरकार को और उनके जितने भी फैसिलिटेटर्स, सहूलतकार मौजूद हैं। अब आते हैं नाज़रीन, ये सारी आपने बेवकूफ़ियाँ, बोंगियाँ तो आपने देख ली, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जयशंकर हो या उनके ऑफिशियल्स हों। पहलगाम वाक़ई की तहकीकात के बगैर ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया, और अब जब उनके अपने, चाहे वो कांग्रेस के अरकान हो, चाहे वो उनका मीडिया हो, चाहे वो उनकी आवाम हो, तो उनको जवाब देने से कासिर हैं कि ये जो तारीख़ी छितरौल हुई है मोदी सरकार की, उनकी फ़ौज की, उनकी फ़िज़ाया की, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, वो जवाब देने से कासिर हैं। तो ये वक्त के साथ साथ जो इनकी छितरौल है ये हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। भी बढ़ते हैं नाज़रीन अपने आखिरी मौजू की तरफ, वो है दौरे मशरक़ वुस्ता। डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता के दौरे पर हैं। सबसे पहले सऊदी अरब में उन्होंने गुफ्तगू की, वहाँ पर भी ग्रिलिंग की थी, उन्होंने मोदी सरकार को लताड़ा था और उन्होंने कहा था कि जी मोदी जो है उसको हमने कहा कि ट्रेड करें आप, एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं उनकी ट्रेडिंग से बेहतर है कि आप अशिया की ट्रेडिंग करें। और उसके बाद नाज़रीन अभी जो गुज़श्ता रोज़ उनका बयान आया वो बहुत ही दिलचस्प भी है। वो कह रहे हैं कि जी एप्पल के सरबराह के साथ मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उसको कहा कि तुम किधर भारत के अंदर उसकी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हो, अपना कारखाना लगाने जा रहे हो, तुम्हें अमेरिका में आना चाहिए। वो उनके तो टैरिफ्स ही बहुत हैं, भारत तो टैरिफ्स ही बहुत लगा रहा है, तो तुम्हें इससे बेहतर है वो अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे, तुम इधर मेरे पास आओ। तो ये जो बयान है ये बहुत ही दिलचस्प है और इससे भी आग बगोला हो रही है मोदी सरकार। वो नरेंद्र मोदी जो कि थकते नहीं थे, अब की बार ट्रंप सरकार वो और उनकी कैंपेन चला रहे हैं, उनकी पूजाएं कराई जा रही हैं, मंदिरों में उनकी जो है दिए जलाए जा रहे हैं। तो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कोशिश थी, जो आवभगत थी, जो चापलूसी थी, उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लग ये रहा है नाज़रीन, लग ये रहा है
जेटी वैंस ने तो क्योंकि उनकी बेगम भारतीय हैं, उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया इस तमाम खेल के अंदर। ये जो पहलगाम वाला वाकया था, कोशिश की, टिल्ड हमें नजर आया इंडिया की तरफ। लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि पीस मेकर खुद को क्लेम करते हैं, नोबेल इनाम लेना चाह रहे हैं वो, यूक्रेन की जंग हो, गजा के अंदर भी चलें, कहने की हद तक सीज फायर उन्होंने करवाने की कोशिश की, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी वो खत्म करवा के, तो फाइनली वो चाह ही रहे हैं कि किसी तरीके से उनको नोबेल इनाम मिल जाए। साथ में वो बिजनेसमैन है, वो कोई जंगें बढ़ाने की उनकी एक मिजाज नहीं है, तो वो चाह तो यही रहे हैं कि किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए। लेकिन उनका जो एक ख्वाब था ना अमेरिका का, जो एक बड़े अरसे से प्लानिंग चल रही थी कि चाइना के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के अंदर भी दरअंदाजी, और ये सारा कुछ इस खित्ते के अंदर ठेकेदार या चौधरी के तौर पे भारत को तैयार किया जाए। इजराइल की भी ये कोशिश रही है। बेसिकली एक तो गजा वाला मामला दबा दिया जाए, दूसरा ये कोशिश की जाए कि पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी है इसको भी आजमा लिया जाए। तो ये सारे के सारे जो प्लान्स थे उस पर पानी फिर चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है, उसके जो बयानात हैं, उससे लग रहा है कि वो भारत से बिल्कुल भी खुश नहीं, और आने वाले दिनों में उनकी जो परेशानियां हैं वो मजीद बढ़ने जा रही हैं जनाब। ये जो अभी तक सो फॉर जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है मशरक़ वस्ता है नाज़रीन, उसके अंदर जो मुतालबा सामने आया है, MBS से भी उन्होंने किया है, अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने का मुतालबा वो कर चुके हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए, ख़ासतौर पे अरब ममालिक जो कि हम देख रहे हैं बड़ी आवभगत कर रहे हैं। कतर की तरफ से एयरफोर्स 1 का तैयारा जो कि समझ लें कि हवा में उड़ता हुआ महल है, जो कि पेश किया जा रहा है तोहफे के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे लेने का फैसला भी किया। वो कह रहे हैं कि अगर इसको मैं नहीं लेता तो ये बेवकूफ़ी होगी, तो हमें लेना चाहिए। जदीद है उनके पास जो इस वक्त मौजूदा एयरफोर्स 1 प्लेन है 737, बोइंग 737, वो काफ़ी पुराना है, और इस वक्त ये जो जदीद तैयारा है वो उनको यकीनी तौर पे शायान शान तैयार किया गया है, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर रखी गई। आने वाले दिनों में उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अरब दुनिया को भी सोचना चाहिए, वो फ़लस्तीनियों के लिए कोई ऐसा मुतालबा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का रखें। गुज़श्ता रोज़ भी 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को, 79 फ़लस्तीनियों को, जिसमें औरतें बच्चे शामिल थे, निशाना बनाया गया, उन्हें शहीद किया गया है। तो अरब दुनिया को आप कम अज़ कम आप मुकाबला नहीं कर सकते इसराइल का, तो कम अज़ कम उनके हक़ के लिए आवाज़ तो बुलंद कीजिए, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। अगर आप तहाइफ इतने बड़े बड़े पेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो आपको ये मुतालबा करने में भी मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त की ज़रूरत है, जाते जाते कुछ तकलीफ दे विजुअल्स हैं, जिस तरह से UAE के सरबराहों ने रिसेप्शन दिया है। आप रिसेप्शन दीजिए, आप आओ भगत दीजिए, आप सर आंखों पे बिठाइए, रेड कारपेट रिसेप्शन भी दीजिए, लेकिन जिस तरह से आप एक अरब कंट्री होने की हैसियत से मुसलमान बच्चियों को इस तरह से उनकी तजलील कर रहे हैं, ठीक है अमेरिका सुपर पावर होगा, लेकिन ये कहाँ का कल्चर है, ये कौन सी रिवायात हैं जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसकी आप तरवीज कर रहे हैं। हमें हमारे अरब बहन भाइयों को सोचना होगा कि ठीक है आप मेहमान को इज्जत दीजिए, लेकिन रिवायात के मुताबिक, अक़दार के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक इस तरह से नहीं।